हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनसॉल्व पेपर को, जिसमें फिजिक्स का सेट नंबर 6 आरंभ कर दिया है और आज हम लेकर आए हुए हैं केमिस्ट्री के सेट नंबर 5 को। और उम्मीद है कि आप लोग लगातार मेहनत कर रहे होंगे। बस आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिए ताकि हमारा बोर्ड एग्जाम में बेटा बहुत अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो उम्मीद है कि आप लोग लगातार मेहनत कर रहे होंगे। तो चलते हैं हम अपने केमिस्ट्री के सेट नंबर 5 की ओर। और सेट नंबर 5 जिसका कोड है जीई। तो यहाँ पर जैसा कि शुरुआत में पहले प्रश्न में विकल्प दे रखे होते हैं, तो हम पहला टारगेट बेटा विकल्प को हल करने का। क्या है प्रश्न नंबर 1? और प्रश्न नंबर 1 में क्या है कि बिलियन, किसी बिलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करते हैं विलेय के कणों की संख्या तथा उस बिलियन में उपस्थित जो भी कण उपस्थित होंगे उन कणों की संख्या, इनके अनुपात पर। तो बिलियन का अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है विलेय के कणों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित जो भी कण है उन कणों के संख्या के अनुपात पर। लेकिन यहाँ पर बेटा दे रखा है किसी बिलियन का अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है, और इसमें विकल्प नंबर पहला सही है, विलेय के कणों की संख्या पर। विलेय के कणों की संख्या पर। किस पर निर्भर करेगा? विलेय के कणों की संख्या पर। प्रश्न नंबर बेटा ख, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या। तो KMnO4 में बेटा हमें निकालनी है इसकी ऑक्सीकरण संख्या। किसकी? इस Mn की। देखो सबसे पहले बेटा K पर 1 प्लस होता है, पर K है कितनी? 1। Mn की निकालनी है, Mn को ऐसे रखो प्लस। एक ऑक्सीजन पे बेटा होता है 2 माइनस, पर ऐसे ऑक्सीजन है कितने बेटा? 4। क्या इसके ऊपर कोई आवेश है? KMnO4 के ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो बराबर 0। अगर कोई आवेश होता तो बराबर हम उसके आवेश लिख देते हैं। क्लियर? तो प्लस का 1 प्लस Mn प्लस माइनस बेटा माइनस, और 4 दूनी 8 बराबर 0। माइनस के 8 में से प्लस का 1 गया तो माइनस के 7 बराबर 0। इस तरफ प्लस माइनस के 7 दूसरी ओर जाके बेटा किसके हो जाएंगे? प्लस के 7। तो Mn की जो ऑक्सीकरण संख्या है बेटा प्लस के 7 है, यानी विकल्प नंबर बेटा इसका कौन सा सही है? डी सही है। कौन सा सही है? डी सही है। उसके बाद बेटा ग क्वेश्चन है, एक बेटा संकुल दे रखा है CONH3 का होल 4 Cl2, और यहाँ पर बेटा Cl, और इसमें पूछा है CO, ये कोबाल्ट धातु है, इसकी उपसह संयोजन संख्या। तो उपसह संयोजन संख्या क्या बताई थी? पिछले लेक्चरों में ही बता चुके हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या उसकी उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। अब इससे कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 4 NH3 के, 2 Cl के, अर्थात टोटल बेटा कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 6। अर्थात जो उपसह संयोजन संख्या इसकी हो जाएगी, उपसह संयोजन संख्या वह बेटा इसकी हो जाएगी कितनी? 6। यानी विकल्प नंबर बेटा इसका डी सही है। विकल्प नंबर बेटा इसका कौन सा सही है? डी सही है। क्लियर? उसके बाद बेटा यहाँ पर घामा क्वेश्चन बोल रहा है, ईटार्ड अभिक्रिया में टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करता है। देखो ईटार्ड अभिक्रिया में बेटा, ईटार्ड अभिक्रिया होती है टोलुइन की बेटा, और ये किससे होती है? क्रोमियम क्लोराइड CrO2Cl2, और दूसरा बेटा क्या लिया जाता है? H2O। तो यहाँ पर जो CrO2Cl2 क्रोमियम क्लोराइड, यह बेटा टोलुइन को बदल देगा बेंजल्डिहाइड के अंदर, CHO के अंदर। यानी इसका जो विकल्प है वह विकल्प नंबर V सही है। और बेटा यहाँ पर विकल्प नंबर डी। और जैसा कि हमने सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं 4 से 5 लेक्चरों में बेटा छोटे छोटे पार्ट्स में हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी हैं, आप लोग एक बार उन सभी महत्वपूर्ण अभिक्रिया को जरूर देखें।
क्योंकि वहीं से बेटा बोर्ड एग्जाम में अपक्रियाएं पूछी जाती है बार बार, और जितनी भी इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं बेटा हमने वो प्ले लिस्ट में ऐड कर दी हैं। आगे क्वेश्चन नंबर बेटा ड, क्वेश्चन नंबर ड है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्षारीय अपक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनॉल से होने पर क्या प्राप्त होगा। देखो यहां पर जब हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की N2Cl की यानी BDC की अपक्रिया फिनॉल से कराएंगे, किससे कराएंगे, फिनॉल से OH, कौन सा माध्यम बेटा हमारा, क्षारीय माध्यम में, तो होगा क्या, पैरा स्थिति से इसकी H को दर्शा लेंगे, H किसको लेकर बाहर हो जाएगा, Cl को लेकर बाहर हो जाएगा, तो बेटा कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर N2, अब यहां से Cl बाहर हो रही है, एक बॉन्ड इसका मुक्त हो रहा है, यहां से H बाहर हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन इसका मुक्त हो रहा, तो इसका इलेक्ट्रॉन N2 के साथ क्या कर लेगा, साझेदारी, और यहां पर इस तरीके से ये हमारा उत्पाद बनेगा, ये बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और इसमें विकल्प नंबर बेटा हमारा सेकंड बी सही है, इसका विकल्प नंबर बेटा कौन सा सही है, बी सही है, क्लियर। उसके बाद चा में पूछा है बेटा विटामिन, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से बेटा कौन सा रोग होता है, रतौंधी, क्लियर। क्वेश्चंस बेटा यहां से पहले को कंप्लीट करिए, नोट करेंगे। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर दूसरे का क, और दूसरे का क क्या बोल रहा है, किसी विलयन की मोलरता तथा मोललता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, इनके ताप क्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं, यानी इनके मान हैं वह ताप क्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं। सबसे पहले समझेंगे बेटा किसको, मोलरता को, मोलरता कैपिटल M, क्या है मोलरता, मोलरता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। 1 लीटर, अगर 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या है तो क्या कहलाएगी, मोलरता, और 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित अगर विलेय के मोलों की संख्या है तो वह उसकी क्या कहलाती है, मोललता, क्लियर। तो मोललता होती है हमारी किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान होगा किलोग्राम में, जबकि मोलरता के अंदर विलयन होगा वो होगा हमारा किसमें, लीटर में। तो लिखेंगे परिभाषा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है, उस विलयन की मोलरता कहलाती है, अर्थात मोलरता कैपिटल M बराबर विलेय के मोलों की संख्या वट्टे विलयन का आयतन, किसमें बेटा, लीटर में, किसमें, लीटर में। अब बेटा सेकेंड, उसके बाद अब पढ़ेंगे मोललता स्मॉल m से। क्या है मोललता, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है, उस विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता
स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलायक का द्रव्यमान और किसमें होगा बेटा, किलोग्राम में। क्लियर, ये हो गई मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है। इसके बाद बेटा प्रश्न के आगे क्या बोल रहा है कि इनके मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं। देखो, तापमान में परिवर्तन करने पर आयतन में भी परिवर्तन होगा, और आयतन बेटा किसका है, हमारा मोलरता का। जबकि द्रव्यमान बेटा कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान बेटा किसका है, हमारा मोललता का। यानी ताप में परिवर्तन करने पर, ताप में परिवर्तन करने पर मोललता अब प्रभावित रहती है, जबकि मोलरता प्रभावित हो जाती है। मोलरता क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बेटा दूसरे के का को नोट करेंगे। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर दूसरे का ख क्या बोल रहा है, पायरोलुसाइट से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र लिखिए। देखो, पायरोलुसाइट MnO2, पायरोलुसाइट की अभिक्रिया आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और प्लस में वायु के साथ क्रिया कराएंगे और इसको क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। पायरोलुसाइड का फॉर्मूला MnO2 की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वायु के साथ कराएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरफ का MnO2 दूसरी ओर बेटा बदल जाएगा MnO4 के अंदर, पर इस MnO4 पे बेटा कितना चार्ज होता है, 2 माइनस। और 2 माइनस के लिए हमें चाहिए 2 प्लस, पर एक के पे 1 प्लस है, तो हम यहां पर बेटा कितनी के चाहिए, 2 के, अर्थात K2MnO4। क्लियर। इसके बाद बेटा करना क्या है, अब मुझे इसको बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करें, हम यहां पर हम 2 से गुणा कर दें, तो Mn के कितने अड़ हो जाएंगे, 2 अड़, और 2 Mn के अड़ करने के लिए यहां 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4 के हो जाएंगी, 4 के करने के लिए हम यहां 4 से गुणा कर दें। कितने से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। अब क्या होगा बेटा, यहां पर H कितनी होगी, 4, और 4H कितने O को लेकर बाहर होंगी, 2, अर्थात H2O कितने अड़ बाहर हो जाएंगे, 2 अड़ बाहर हो जाएंगे। 4 दूनी 8 और 8 और 2 10 O हो जाएंगे। तो यहां पर 2 दूनी 4 और 4 8, 8 और 2 10 O। क्लियर। और ये बन जाएगा हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसी की क्या पूछी है, संरचना। क्या पूछी है, परमैंगनेट आयन की संरचना। क्या पूछी है, परमैंगनेट आयन की संरचना। तो एक Mn बेटा, इससे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन का मतलब ये वाला ऑक्सीजन बेटा डबल बॉन्ड के साथ 2 3, क्योंकि Mn की ऑक्सीडेट बेटा संख्या कितनी निकलेगी बेटा, इसकी 7। Mn की ऑक्सीडेट संख्या कितनी निकलेगी, 7। अभी हल करके आए विकल्प के अंदर। उसके बाद एक बॉन्ड बेटा बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा होगा, माइनस। क्लियर। ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा होगा, माइनस। तो ये बेटा किसकी संरचना हो गई, यह संरचना हो गई हमारी परमैंगनेट आयन की संरचना। क्लियर। नोट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे के खा को।
इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर दूसरे का ग, और दूसरे का ग क्वेश्चन कह रहा है कि उपसह संयोजन यौगिकों में आयनन समावयवता तथा बंधनीय समावयवता को उदाहरण सहित समझाइए। देखो सबसे पहले समझते हैं आयनन समावयवता क्या होती है। आयनन समावयवता देखो वे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं किंतु विलयन में वे भिन्न भिन्न आयनों को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे यौगिक आयनन समावयवी तथा यह परिघटना आयनन समावयवता कहलाती है। उदाहरण समझते हैं बेटा इसका। उदाहरण में लेंगे देखो CONH3 का होल 5 SO4 Vr व CONH3 का होल 5 Br SO4। देखो ये बेटा इन दोनों के ये दो यौगिक लिए इन दोनों यौगिकों के अणुसूत्र तो समान है। देखो CO NH3 का होल 5 NH3 का होल 5 SO4 Br और Br अणुसूत्र तो समान है किंतु ये विलयन के अंदर भिन्न भिन्न आयनों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे CONH3 का होल 5 SO4 Br। अब इसको बेटा विलयन के अंदर डालेंगे। किसके अंदर डालेंगे? विलयन के अंदर डालेंगे। तो विलयन के अंदर डालने पर होगा क्या? यह अपने आयनों में टूटेगा, यह अपने आयनों में टूट जाएगा इस तरीके से। Br अलग और संकुल यौगिक अलग। तो Br पे बेटा माइनस और संकुल यौगिक पे चार्ज कैसा आ जाएगा? प्लस। एक Br पे एक माइनस होता है। ठीक इसी प्रकार अब बेटा इस वाले यौगिक को हम किस में डालेंगे? विलयन के अंदर डालेंगे। तो विलयन के अंदर डालने पर SO4 और इसे डाला विलयन के अंदर, तो विलयन के अंदर बेटा ये अपने आयनों में टूट जाएगा। उपसह संयोजक यौगिक में बेटा जो ये संकुल यौगिक है यह अलग हो जाएगा और आयनिक पर्सन अलग हो जाएगा। SO4 पे 2 माइनस और इस पे बेटा चार्ज कितना आ जाएगा? 2 प्लस। देखो दोनों के अणुसूत्र समान थे किंतु जब हमने इन्हें विलयन के अंदर डाला तो इन्होंने भिन्न भिन्न आयनों को प्रदर्शित किया। तो इस प्रकार के यौगिक आयनन समावयवी तथा यह परिघटना आयनन समावयवता कहलाती है। ठीक इसी प्रकार अब समझेंगे किसको? बंधन समावयवता को। क्या है बंधन समावयवता? देखो ऐसे संकुल यौगिक जिनके अंदर बेटा कौन उपस्थित होते हैं? उभय दंतुक लिगेंड उपस्थित होते हैं, लेकिन उभय दंतुक लिगेंड के अंदर 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं किंतु केंद्रीय धात परमाणु के साथ केवल एक ही दाता परमाणु आवंटित रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के यौगिक क्या बन जाएंगे? बंधन समावयवी तथा यह परिघटना बंधन समावयवता कहलाती है। एग्जाम्पल बेटा इसके देखेंगे। CONH3 का होल 5 और यहां पर जो उभय दंतुक लिगेंड लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं NO2 और यहां पर Cl2। वह दूसरा एग्जाम्पल CONH3 का होल 5 ONOCl2। अब देखो यहां पर जो उभय दंतुक लिगेंड है वह उभय दंतुक लिगेंड हमारा कौन है? NO2 है और NO2 में 2 दाता परमाणु हैं N और O। अब 2 दाता परमाणु हैं, इनमें से केंद्रीय धात परमाणु के साथ केवल एक ही दाता परमाणु आवंत बना सकता है। तो इसमें बेटा इस वाली संरचना में N ने बेटा केंद्रीय धात परमाणु के साथ बॉन्ड बनाया है और इसमें बेटा O ने बेटा केंद्रीय धात परमाणु के साथ बॉन्ड बनाया है। क्लियर? दोनों के अणुसूत्र समान है। तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे का ग। नोट करेंगे। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर दूसरे का घ बोल रहा है हेलो एल्केन में एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो पढ़ेंगे एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या है बेटा? एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो, जो एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी SN1, यह ध्रुवीय विलायकों जैसे जल, एल्कोहल, आपका एसिटिक अम्ल, इनमें बेटा क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। इसमें 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया जाता है और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पर हम क्या किस पे? नाभिक रागी का आक्रमण कराएंगे और यह अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। कैसे? जैसे बेटा यहां पर एक उदाहरण लेंगे टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड पर OH का आक्रमण यानी तृतीय ब्यूटिल ब्रोमाइड पर हम किसका आक्रमण कराएंगे? OH का आक्रमण। इसमें बेटा यहां पर तृतीय ब्यूटिल ब्रोमाइड एक कार्बन से 3 मैथिल समूह और ब्रोमाइड Br, ये टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है और इस पर आक्रमण कराएंगे नाभिक रागी का। तो यह नाभिक रागी बेटा किसको बाहर कर देगा? हैलोजन परमाणु Br को बाहर कर देगा और जाके क्या हो जाएगा? स्वयं जुड़ जाएगा और बना देगा टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। परंतु यह अभिक्रिया जो करी है हमने 1 टाइम में, यह अभिक्रिया वास्तव में कितने चरण में संपन्न होती है? 2 चरण में। यह अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। चरणों में संपन्न होती है। कैसे? पहली बार में बेटा ये टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड टूटेगा अपने आयनों में, अभिक्रिया होगी मंद, अपने आयनों में टूटेगा Br माइनस प्लस, कार्बन के ऊपर बेटा चार्ज कैसा आ जाएगा? प्लस, और यह बन जाएगा तृतीयक टर्सरी ब्यूटिल कार्बोधनायन। और इस टर्सरी ब्यूटिल कार्बोधनायन पर अब आक्रमण करेगा कौन? नाभिक रागी। चरण फर्स्ट, चरण सेकंड में देखते बेटा, इस टर्सरी ब्यूटिल कार्बोधनायन पर आक्रमण करेगा नाभिक रागी और अब अभिक्रिया बेटा कैसी होगी? तीव्र, फास्ट होगी। तो ये बेटा तेजी से आक्रमण करेगा कार्बोधनायन पर और बना देगा बेटा टर्सरी ब्यूटिल एल्को। तो यह अभिक्रिया बेटा कितने चरणों में संपन्न होती है? 2 चरणों में संपन्न होती है। लिखेंगे एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ध्रुवीय विलायकों जैसे जल, एल्कोहल, एसीटोन आदि में संपन्न होती है। आदि में बेटा क्या होती है? संपन्न होती है। इसमें तृतीयक एल्किल हैलाइड पर नाभिक रागी आक्रमण करता है। यह अभिक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। 2 चरणों में संपन्न होती है। क्लियर? नोट करें बेटा दूसरे के घा को।
बेटा प्रश्न नंबर तीसरे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अवाजशील विलेय तथा वाजशील विलायक से बने विलयन के लिए राउल्ट के नियम की व्याख्या कीजिए। इस नियम का गणितीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखो पढ़ेंगे अवाजशील विलेय के संदर्भ में, अवाजशील विलेय के संदर्भ में, विलेय के संदर्भ में राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम समझते हैं। देखो इस नियम के अनुसार क्या है कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या बताया हमने? हमने बताया जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तब जो विलयन का जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है P0 माइनस के PS बट्टे P0, यह बराबर होगा विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर। क्लियर? तो परिभाषा लिखेंगे परिभाषा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाए तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के अवाष्पशील विलेय के अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्लियर? यहां x से हमारा क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल। x से क्या हमारा? विलेय का मोल प्रभाज। x से हमारा क्या है? विलेय का मोल प्रभाज। और हमें निकालना है इस विलेय के मोल प्रभाज को। तो कैसे निकालेंगे? तो विलेय का मोल प्रभाज होगा विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन के अंदर उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी Na प्लस Nb। क्लियर? तो यहां पर x से बराबर लगाएंगे P0 माइनस के PS बट्टे P0 बराबर x से की जगह लगाएंगे Na बट्टे Na प्लस Nb। पर ये विलयन है, इस विलयन के अंदर जो ये विलायक है, इस विलायक की तुलना में विलेय कैसा है? बहुत ही कम। यानी आप बेटा 1 लीटर जल में और बहुत ही कम मात्रा में अगर नमक डालोगे तो जो विलयन में, उस विलयन के अंदर जल की तुलना में नमक कैसा होगा? बहुत ही सूक्ष्म होगा। अतः बेटा जब Nb की तुलना में Na कैसा है? बहुत ही सूक्ष्म है। अतः इसे नगण्य मान के छोड़ने पर, तो जब इसे छोड़ देंगे तो P0 माइनस के PS बट्टे P0 बराबर Na बट्टे Nb। Na बट्टे क्या रह जाएगा? Nb, क्योंकि Na को नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो जब इसे छोड़ देंगे बेटा। क्लियर? लेकिन यहां पर Na और Nb क्या हमारे मोल है? Na और Nb क्या हमारे मोल? तो यहां पर मोल बराबर होता है भार बट्टे अणुभार। मोल बराबर क्या हो जाएगा? भार बट्टे अणुभार। अर्थात Na बराबर स्मॉल w बट्टे
Ma और इसी प्रकार Nb बराबर लगा देंगे कैपिटल W बट्टे Mb, कैपिटल W बट्टे Mb। तो लगाएंगे P0 माइनस के PS बट्टे P0 बराबर Na की जगह स्मॉल w बट्टे Ma बट्टे Nb की जगह लगाएंगे कैपिटल W बट्टे Mb। बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर P0 माइनस के PS बट्टे P0 बराबर स्मॉल w इंटू में Mb बट्टे कैपिटल W इंटू में बेटा कौन हो जाएगा Ma। अब देखते बेटा यहां पर कौन सी चीज क्या है। देखो आपसे पूछा जाए P0 क्या है तो आप बताओगे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। फिर आपसे पूछा जाए PS क्या है, PS हमारा है विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। उसके बाद XA हमारे विलेय के मोल, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। फिर Na है हमारे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। Nb क्या है, Nb है विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। स्मॉल w क्या है, विलेय का भार, विलेय का भार, और विलेय का भार किसमें, ग्राम में। उसके बाद कैपिटल W क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार किसमें हो जाएगा, ग्राम में। जो कम मात्रा विलेय का भार, ज्यादा मात्रा विलायक। क्लियर। उसके बाद Ma क्या है, तो Ma विलेय का अड़भार, विलेय का अड़भार। और Mb क्या है, विलायक का अड़भार, विलायक का अड़भार। क्लियर। तो नोट करेंगे बेटा इस क्वेश्चन नंबर 3 के का को नोट करिए। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर तीसरे का ख, और तीसरे का ख क्वेश्चन बोल रहा है एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए। देखो एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि, एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। सबसे पहले बेटा एथेनॉल का निर्जलीकरण कर रहे हैं, और निर्जलीकरण बेटा करने के लिए हम बेटा किसकी उपस्थिति लेते हैं, सांद्र H2SO4। देखो तो यहां से एथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH, निर्जलीकरण कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 160 डिग्री सी पर इसे क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। तो गर्म करने पर अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से H, और यहां से किसको बाहर कर देंगे, जल को, प्लस अल्फा कार्बन से बेटा OH बाहर हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त, बीटा कार्बन से H बाहर हो रही है 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त, अर्थात इन दोनों के बीच में बेटा कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और ये क्या बन जाएगा, एथीन। क्या बन जाएगा, एथीन, एथेनॉल से एथीन। ठीक है। अब इसकी पढ़नी क्या, हमें क्रियाविधि पढ़नी है। क्या पढ़नी है, क्रियाविधि। तो क्रियाविधि के लिए बेटा देखो जब भी आप कोई भी क्रियाविधि करो उसमें यह देखो कि उत्प्रेरक कौन लिया है। सबसे बड़ा काम बेटा उत्प्रेरक का होता है। अगर अम्ल लिया है तो H आयन देगा, क्षार लिया है तो OH ऋणायन देगा। अगर आपने बेटा कोई अपचयन वाला लिया उत्प्रेरक तो हाइड्रोजन आयन देगा, और अगर ऑक्सीकरण वाला लिया है तो ऑक्सीजन देगा। तो उत्प्रेरक का सबसे बड़ा काम होता है। यहां पर उत्प्रेरक लिया बेटा सांद्र H2SO4। इस H2SO4 से आपको क्या उम्मीद है कि अम्ल है तो H आयन देगा, अम्ल है तो क्या देगा, H आयन देगा। तो H धनायन प्लस SO4 बेटा 2 ऋणायन। क्लियर। तो जो ये अम्ल है तो अम्ल बेटा क्या देगा हमें, H आयन। ठीक है। तो अब करना क्या, इसी H आयन की अभिक्रिया पहले बेटा किससे कराएंगे, एथेनॉल से। तो CH3CH2OH, एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन की ये साझेदारी कर लेता है, इसलिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। और इसकी अभिक्रिया बेटा H आयन से कराएंगे। किससे कराएंगे? H आयन से। यानी एथेनॉल पर प्रोटॉन का बेटा क्या कराना है? पहले आक्रमण कराना है। एथेनॉल पर प्रोटॉन का क्या कराना? आक्रमण। तो आक्रमण कराने से होगा क्या कि भाई इस हाइड्रोजन के प्लस को खत्म करना है, चार्ज को खत्म करना है, तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करेगा? त्यागेगा। 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, और ये बेटा क्या करेगा? इन 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, जो ग्रहण कर लेगा चार्ज खत्म हो जाएगा। तो यहां से स्थिति कुछ ऐसी आएगी, CH3 CH2O बेटा अपने ये बेटा ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, अर्थात H के प्लस को खत्म करने, H के ऊपर जो चार्ज प्लस उसको खत्म करने के लिए। और यहां पर बेटा इससे जुड़ा हुआ है H, लेकिन ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसलिए इस पे चार्ज कैसा आ गया? प्लस, पहला। अब इसे बेटा फिर से ले लेंगे सेकेंड चरण में, CH3 CH2O H और यहां पर H। लेकिन बेटा है क्या? इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा आ गया? प्लस। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था, इसलिए प्लस आया। अब ऑक्सीजन के प्लस को खत्म करना है, तो ये वाला कार्बन बेटा अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जब अपने इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर देगा, तो इस वाले कार्बन पे बेटा चार्ज कैसा आ जाएगा? कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, ग्रहण करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर से चार्ज खत्म हो जाएगा, और बाहर कौन हो जाएगा? HOH। कौन बाहर हो जाएगा? HOH यानी H2O, जल बाहर हो जाएगा। क्लियर? अब इसको तीसरे चरण में क्या लेना है कि इस कार्बन के ऊपर धनायन आ गया, यानी कार्ब धनायन का बनना। ये बेटा क्या बना? कार्ब धनायन का बनना। अब कार्बन के ऊपर बेटा धनायन आ गया CH2, और इसके ऊपर चार्ज कैसा है? प्लस। तो बेटा अब चार्ज जब इस पे प्लस आ गया, अब इसके कार्बन के प्लस को हटाना है, तो कार्बन के प्लस को बेटा तब हटा सकते हैं कि यहां से एक हाइड्रोजन अपना बेटा इलेक्ट्रॉन क्या करे? इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ दे, और इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ेगा, तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ेगा तो किसके रूप में चला जाएगा? H प्लस के रूप में। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसलिए H प्लस। तो कार्बन बेटा ये वाला क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा? माइनस। और ये बेटा आपस में क्या कर लेंगे? साझेदारी, और बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड में CH2, और ये क्या बन जाएगा? एथीन। क्लियर? क्या बन जाएगा? एथीन। पहले H आयन का आक्रमण, पहले बेटा H आयन का आक्रमण किस पे कराएंगे? अल्कोहल पे। तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा और H के प्लस को खत्म कर देगा, लेकिन ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन त्याग किए, इसलिए ऑक्सीजन पे प्लस। फिर क्या करेंगे? पुनः फिर से लेंगे, और यहां से अब ऑक्सीजन के प्लस को खत्म करना है, तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो ऑक्सीजन बेटा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसका चार्ज खत्म, और कौन बाहर निकल जाएगा? जल। लेकिन कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग किए, इसलिए कार्बन के ऊपर प्लस, यानी ये बन गया कार्ब धनायन। क्या बन गया? ये कार्ब धनायन। अब इस कार्ब धनायन पे बेटा क्या करना है? कार्बन पे ऊपर से प्लस को हटाना है, तो इसके बेटा पड़ोसी बेटा यहां से एक H अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगी, और इलेक्ट्रॉन त्याग कर रही, इसलिए बेटा H आयन के रूप में बाहर, और ये ग्रहण करेगा इस पे माइनस। तो ये बेटा आपस में क्या कर लेंगे? साझेदारी कर लेंगे, और क्या बन जाएगा? एथीन। नोट करें क्वेश्चन नंबर 3 के खा को। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर तीसरे का ग बोल रहा है, फैलिंग विलयन तथा सिर्फ अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता स्पष्ट कीजिए। परीक्षण है। परीक्षण बेटा एक तो हमारा कौन सा है? एक हमारा है फैलिंग विलयन का, फैलिंग विलयन, और दूसरा बेटा कौन सा हमारा? सिर्फ अभिकर्मक, सिर्फ अभिकर्मक। और किस किस में बेटा भिन्नता बतानी है? एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। किसके अंदर भिन्नता बतानी है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और किसके अंदर बतानी है? कीटोन के अंदर।
कीटोन के अंदर बतानी है। देखो यहां पर क्या होगा, एल्डिहाइड बेटा फैलिंग विलयन से क्रिया करके, एल्डिहाइड फैलिंग विलयन से क्रिया करके Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड का अवक्षेप देता है, अवक्षेप देता है। क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या देगा, अवक्षेप देगा, जबकि कीटोन फैलिंग विलयन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, कोई अभिक्रिया नहीं करता। क्लियर? एल्डिहाइड फैलिंग विलयन से क्रिया करेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का अवक्षेप देगा, और यह कैसे रंग का होगा, यह अवक्षेप लाल रंग का होता है, यह अवक्षेप लाल रंग का होता है, रंग का होता है। यह अवक्षेप बेटा कैसे रंग का होगा, लाल रंग का। क्लियर? और जबकि कीटोन कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। लेकिन बात करेंगे एल्डिहाइड सिर्फ अपकर्मक में गुलाबी रंग का प्राप्त होता है, गुलाबी रंग का प्राप्त होगा, जो इसमें उत्पाद बनेगा गुलाबी रंग का प्राप्त होता अवक्षेप। लेकिन कीटोन बेटा कोई भी अभिक्रिया नहीं करता, कीटोन कोई अभिक्रिया नहीं करता, कोई अभिक्रिया नहीं करता। क्लियर? तो यहां पर बेटा ये केवल परीक्षण पूछे थे कौन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन के। नोट करें क्वेश्चन नंबर 3 के गा को। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है तीसरे का घ। तीसरे का घ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए तथा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में विभेद लिखिए। देखो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट देखो वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन अथवा कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटन पश्चात पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन देते हैं, क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या बताया, वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन अथवा वे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटन पश्चात पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन देते हैं, क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। लिखेंगे बे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन अथवा वे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटन पश्चात पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। उसके बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर, क्या अंतर है, देखो ग्लूकोज और इधर रखेंगे फ्रक्टोज। देखो ग्लूकोज यह एक
दुग्ध शर्करा है, सॉरी रक्त शर्करा है, यह एक रक्त शर्करा है। जबकि फ्रैक्टोस यह कैसी है, यह फल शर्करा होती है। यह कैसी होगी, फल शर्करा होती है। उसके बाद दूसरा, ग्लूकोज के अंदर पाया जाता है एल्डिहाइड समूह। इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। जबकि फ्रैक्टोस में देखेंगे इसमें कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। क्लियर? यह फल शर्करा है, ग्लूकोज रक्त शर्करा है, इसमें एल्डिहाइड समूह होता है ग्लूकोज के अंदर। जबकि फ्रैक्टोज के अंदर बेटा कौन सा समूह उपस्थित होता है, कीटोनिक समूह उपस्थित होता है। नोट करेंगे तीसरे घा को। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 4 का क बोल रहा है मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए और हमें दे रखा है सवाल। समझते हैं सबसे पहले मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है। मोलल उन्नयन स्थिरांक 1 किलोग्राम वाष्पशील विलायक में विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो क्या बताया, 1 किलोग्राम वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे 1 किलोग्राम वाष्पशील विलायक में विद्युत अनपघट्य का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्लियर? उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। उसके बाद बेटा सवाल दे रखा है और सवाल क्या है कि दिया है 0.6 ग्राम यूरिया बेटा, ये बेटा, और इसे किसमें घोला गया है, 100 ग्राम जल में। तो जो मात्रा कम वो विलेय, जो मात्रा ज्यादा विलायक। विलेय का अणुभार दे रखा है बेटा कितना, 60। यूरिया का अणुभार कितना है, 60। जल में घोला गया है। तो जलीय विलयन के क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक की गणना करनी है। विलयन के क्वथनांक की क्या करनी है, गणना करनी है। उसके बाद बेटा जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान, जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान यानी केवी बराबर दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और जल का क्वथनांक दे रखा है। सबसे पहले बेटा क्या करना है, सबसे पहले निकालेंगे क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी, और डेल्टा टीवी बराबर होता है केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू में 1000 बट्टे कैपिटल डब्ल्यू इंटू में एम ए। इस फॉर्मूले के अंदर पहले मान लगाएंगे। तो डेल्टा टीवी बराबर केवी का वैल्यू 0.52 इंटू स्मॉल डब्ल्यू 0.6 इंटू 1000 बट्टे कैपिटल डब्ल्यू बेटा 100 और इंटू में एम ए 60। अब देखो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, 1 दशमलव हटाया नीचे 1 जीरो, 2 दशमलव हटाओ बेटा नीचे 2 जीरो। क्लियर? यहां से बेटा ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद
6 धाएंगे बेटा 60, और उसके बाद यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 52 बट्टे, और नीचे बेटा 100 इंटू में 10 बराबर कितना हो जाएगा 1000। 1000 का भाग देंगे बेटा 3 अंक दशमलव इधर आ जाएगा 0.052 केल्विन। ये बेटा क्वथनांक में निकलेगा उन्नयन। ये बेटा क्या निकलेगा, क्वथनांक में उन्नयन। और क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर होता है विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अब हमें निकालना क्या है, यही विलयन के क्वथनांक को निकालना है। तो ये बेटा माइनस में दूसरी ओर जाके प्लस में हो जाएगा, तो डेल्टा टीवी प्लस टीवी नॉट बराबर बेटा टीएस, और टीएस हमारा क्या है, विलयन का क्वथनांक। तो डेल्टा टीवी का वैल्यू निकाला है 0.052, और शुद्ध जल का क्वथनांक आपको मान दे रखा है 373.15 और बराबर बेटा टीएस। ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे यहां पर 373.15 में दशमलव के नीचे दशमलव 052, तो यहां पर ऊपर 0 2 10 2 373 दशमलव, यानी विलयन का क्वथनांक निकलेगा 373.202 केल्विन। और ये बेटा हमारा क्या होगा, आंसर। नोट करेंगे सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को।